वशिष्ठ हंसते हुए बोले, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं भी ऐसी ही हरकत करता था। तभी मिसेस वशिष्ठ भी आ गई और बोली, पता है, ये मुझे 4 साल तक अपनी किसी भी बिजनेस पार्टी में लेकर नहीं गए, जब तक मैं एक बच्चे की मां नहीं बन गई। तो सबने मिसेस वशिष्ठ को देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर वशिष्ठ ऐसा भी कर चुके हैं। फिर उन्होंने मिसेस वशिष्ठ का भी आशीर्वाद लिया। मिसेस वशिष्ठ अश्वत्थ को छेड़ते हुए बोली, तुम भी अपने अंकल की तरह कर रहे हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी बीवी को कोई चुरा ले जाएगा? तो अश्वत्थ बोला, मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरी बीवी मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती। तो मिस्टर वशिष्ठ हंसने लगे। अश्वत्थ बोला, मैं सच कह रहा हूँ। बात तो यह है कि उसकी तबीयत खराब है। तो मिसेस वशिष्ठ और मिस्टर वशिष्ठ उसे अजीब नजरों से देखने लगे। मिसेस वशिष्ठ बोली, तबीयत खराब है या फिर तुमने उसे बहुत परेशान किया है? ये सुनकर सारे लड़के हंसने लगे। अब्रम दांत दिखाते हुए बोला, आंटी, आपको तो पता ही है ना, हमारे अश्वत्थ साहब को रोमांस का ABCD भी नहीं आता, क्या खाक परेशान करेगा? तो मिसेस वशिष्ठ बोली, ऐसा नहीं बोलते। शादी होने के बाद हर आदमी ये सीख जाता है, और ये तो मल्टी टैलेंटेड इंसान है, क्यों? और अश्वत्थ के कान खींचने लगी। सबको बड़ा मजा आ रहा था अश्वत्थ की खिंचाई करने में। अश्वत्थ भी हंस पड़ा। तभी आदित्य बोल पड़ा, वैसे ये आपने सही कहा, मेरा भाई भी लगभग सीख चुका है। मतलब जल्द ही मेरे चाचा बनने की डिजायर पूरी होने वाली है। तो मिस्टर वशिष्ठ और मिसेस वशिष्ठ ये सुनकर हैरान रह गए और अश्वत्थ को देखने लगे। अश्वत्थ ऊपर की तरफ देख रहा था। ये देखकर मिसेस वशिष्ठ और मिस्टर वशिष्ठ हंस पड़े। कोई उनकी बातें तो नहीं सुन पा रहा था, पर सब समझ पा रहे थे कि कोई इंटरेस्टिंग बात चल रही है, और सब हैरान भी थे क्योंकि अश्वत्थ बहुत कम ही हंसता था। उसका हंसता हुआ चेहरा देखने के लिए तो 100 साल तपस्या करने जैसा था, और उन्हें आज अश्वत्थ में काफी चेंजेस भी दिखाई दे रहे थे। उन्हें दूर से मिस्टर दारुश आर्यन और उसका बेटा रेयान आर्यन देख रहे थे। उन्हें देखकर मिस्टर आर्यन के दिल में एक दर्द सा उठने लगा। रेयान भी उन्हें देखकर मन में सोचने लगा, क्या वो सब एक साथ फैमिली की तरह नहीं रह सकते? जैसे अश्वत्थ सबको अपना फैमिली मेंबर मानता है, क्या उन्हें नहीं मान सकता? फिर वो सब अंदर आए और मिसेस वशिष्ठ और मिस्टर वशिष्ठ ने उनके लिए एक VIP टेबल बुक कर रखा था, वहां ले गए। वहां जाते ही सब के सब पैर पसार कर बैठ गए। अश्वत्थ ने जब उन्हें घूर कर देखा तो सब वेल मैनर्स के साथ बैठ गए। ये देखकर मिस्टर वशिष्ठ बोले, बेटा, तुम अपनी प्रजा पर ज्यादा ही अत्याचार नहीं कर रहे हो? ये सुनकर ओरियन बोला, हाँ अंकल, हम पर ज्यादा ही अत्याचार करने लगा है। देखिए ना, शादी हो गई है, बीवी पर ध्यान देने के बजाय हम लोगों पर ध्यान देता है। इसे तो जल्दी से हमें गुड न्यूज सुनानी चाहिए। अश्वत्थ मन में सबको 1000 गालियां दे रहा था। सब लोग फिर से उसकी खिंचाई कर रहे थे। वो बोला, हेलो, बच्चा है, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं है कि ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय देने आ गया। तो मिस्टर वशिष्ठ बोले, देखो बेटा, मेरा बेटा जब 26 साल का था तभी उसकी शादी हो गई, और उसका एक बेटा और एक बेटी भी है, और तुम अभी तक कुंवारे हो, इसलिए सबको चिंता हो रही है। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? तो अश्वत्थ उन्हें घूर कर देखने लगा। तो मिस्टर वशिष्ठ जल्दी से बोले, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो जल्दी बुरा मान जाते हो। तुमने सही कहा, जब तुम्हारी मर्जी हो बेबी प्लानिंग कर लो। और वहां से निकल लिए। ये देखकर सब हंसने लगे। तभी मिसेस वशिष्ठ बोली, ठीक है, मैं भी दूसरे मेहमानों को देखती हूँ, और चली गई। उनके जाने के बाद मिस्टर वशिष्ठ का बेटा अभय आ गया और बोला, तो आखिर हमारे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के गले में भी शादी का पट्टा पड़ ही गया। ये सुनकर सब हंसने लगे। अश्वत्थ ने सबको घूर कर देखा। तब तक अभय भी बैठ चुका था। अभय बोला, तुम भाभी को लेकर क्यों नहीं आए? तो अश्वत्थ कुछ बोलता उससे पहले ही अभय बोला, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बीवी को लेकर उड़नछू हो जाएगा?
ये सुनने के बाद अश्वथ अपनी आईब्रो कसते हुए बोला, हाँ यही बात है, इसीलिए लेकर नहीं आया। सबको बता दो, जाओ माइक लेकर। तुम लोग तो इसे सीक्रेट रखने के बजाय पब्लिकली अनाउंस करने में लगे हुए हो। तो सब लोग अपने कान पकड़कर बोले, सॉरी सॉरी। अभय बोला, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैड? और चुप हो गया, क्योंकि ये सुनने के बाद सबके चेहरे सीरियस हो गए थे। सबको अच्छे से पता था कि अश्वथ और आदित्य अपने डैड से कितनी नफरत करते थे। इवन वो लोग तो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। आदित्य और अश्वथ को जो पसंद नहीं था वो उनको भी नहीं पसंद था। वो सब उनके लिए लॉयल थे। अभ्रम माहौल को ठीक करते हुए बोला, क्या तुम लोग भी? ऐसी बातें कौन करता है? ठीक है, आ गए हैं तो आ गए हैं, अब क्या हम उनके आशीर्वाद लेने चलें? अश्वथ कुछ नहीं बोला। वो लोग फिर हंसी मजाक करने लगे। अभय अश्वथ को चेंज होते हुए देख पा रहा था। वो मन में बोला, चलो अच्छी बात है, अश्वथ सेटल हो गया है। गॉड प्लीज अब इसकी लाइफ में कोई भी मुसीबत मत लाना। ये प्रे किया ही था कि तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से सब वाकिफ थे। ये आवाज सुनकर सब चिढ़ गए। उन्होंने देखा, लेकिन अश्वथ ने नहीं देखा। वो अपनी वाइन का ग्लास हिलाए जा रहा था। तो आदित्य बड़बड़ाते हुए बोला, क्या फूटी किस्मत है। वशिष्ठ अंकल को क्या जरूरत थी इस छिपकली के खानदान को इनवाइट करने की? इसको देखकर तो मुझे खून की उल्टियां करने का मन करता है। सब लोग उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाने लगे। वो कोई और नहीं, चारवी सहाय थी। उसने एक बहुत ही महंगा और स्ट्रैपलेस गाउन पहन रखा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि उसने इतना सारा मेकअप जो लगा रखा था। वो एकदम परी की तरह लग रही थी। जब से वो पार्टी में आई थी, उसकी खूबसूरती लाइमलाइट बनी हुई थी। वो अपना गाउन पकड़कर नजाकत से चलते हुए आते हुए बोली, हेलो गाइस। और अश्वथ को देखकर बोली, वाओ यू आर लुकिंग डैशिंग, अनबिलीवेबल। ये सुनकर अभ्रम बोल पड़ा, क्या तुम पहली बार उसे देख रही हो जो बिलीव नहीं कर पा रही हो? ये सुनकर चारवी को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था अगर वो उन सब के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करती है तो अश्वथ कभी उसे पसंद नहीं करेगा। वो वहां पर बैठने के लिए सीट देखने लगी, पर वहां पर एक भी चेयर अवेलेबल नहीं था और ना ही कोई उसे बैठने देना चाहता था, क्योंकि वो बीच में कबाब में हड्डी की तरह प्रकट हो गई थी। वो अच्छा खासा एंजॉय कर ही रहे थे कि उसकी शक्ल देखनी पड़ गई और सबका मूड खराब हो रहा था। ओरियन सेल्वन के कंधे पर सिर रखते हुए बोला, क्या कोई इस छिपकली को उठाकर फेंक सकता है? कसम से मैं पूरी जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। फिलहाल उसने ये धीमी आवाज में कहा था, इसलिए चारवी ने नहीं सुना। सेल्वन बोला, डोंट वरी, इससे हमें अब झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे बिग बॉस ने शादी कर ली है और दादाजी इससे तो शादी नहीं कराएंगे, क्योंकि अब तो वो यंग मैडम को बहुत पसंद करते हैं और ये मेकअप की दुकान यंग मैडम के सामने कुछ भी नहीं है। तो प्रत्युष बोला, वो तो ठीक है, अगर ये ज्यादा देर तक यहीं रही तो मैं बता रहा हूँ मैं यहाँ नहीं रहने वाला। तो आदित्य उसका हाथ पकड़कर बोला, खबरदार जो जाने की बात की तो तुम उसके लिए सीट छोड़कर जाने वाले हो, बेवकूफ आदमी। तो प्रत्युष बोला, मैं सीट भी लेकर जाऊंगा, समझे? चारवी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगी। वो क्या कह रहे हैं ये तो नहीं सुन पा रही थी, पर उसे पता था कि वो लोग उसके आने से खुश नहीं हैं। उसे उससे मतलब नहीं था, उसे तो अश्वथ को रिझाने से मतलब था। वो बोली, देखो ना अश्वथ, कितनी अच्छी म्यूजिक बज रही है, लोग डांस भी कर रहे हैं, चलो ना हम भी डांस करते हैं। तभी ओरियन बीच में बोल पड़ा, अश्वथ हाँ यार, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डांस करने में कंपनी दूंगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अश्वथ मन में बोला, मेरे दोस्त बहुत प्रोटेक्टिव हैं, मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उन्हें ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। आदित्य भी बोल पड़ा, हाँ भाई आप मेरे साथ चलो, और अश्वथ का हाथ पकड़ लिया। तो चारवी बोली, तुम लोग लड़के हो और उसके साथ कपल डांस करोगे? तो आदित्य उसे घूर कर देखने लगा।
वो मन ही मन चार्वी को मर जाने का श्राप दे रहा था। वो मन में बोला, तुम्हें तो एक दिन मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। तुम बहुत बुरी हो। ये जो तुम दिखाती हो ना कि तुम कितनी अच्छी हो, ये सिर्फ एक मुखौटा है। वो कुछ नहीं बोला। अश्वथ बिना एक्सप्रेशन के बोला, क्या तुम भूल रही हो, मुझे डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी चुड़ैल के साथ भी नाचने को तैयार हूं, पर तुम्हारे साथ नहीं। तो जाकर किसी और पर ट्राई करो। मैं तुम्हारे लिए कभी भी अवेलेबल नहीं हूं, और ना ही तुम मुझे इम्प्रेस कर सकती हो। सो प्लीज गो। तो चार्वी इतराते हुए बोली, क्या तुम भूल रहे हो, तुम्हारे दादाजी मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तुम्हें तो मेरे साथ एक दिन शादी करनी ही है, तो इतना नखरे क्यों दिखा रहे हो? तो अश्वथ ने उसे अपनी गुस्सैल नजरों से देखा। उसे देखने के बाद चार्वी एक पल के लिए डर गई। वो बोली, तुम इस सच को नहीं बदल सकते, समझे? तो अश्वथ के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो कुछ नहीं बोला। चार्वी पैर पटकते हुए चली गई। तभी आदित्य की नजर एक बिजनेसमैन पर पड़ी जो उनकी तरफ ही आ रहा था। वो अपना सिर प्रत्युष के कोट के अंदर छुपाने लगा। तो प्रत्युष उसे दूर करते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या मेरी इज्जत लूटने की सोच रहे हो इतनी ऑडियंस के बीच, पागल आदमी? तो आदित्य बोला, तुम्हारी इज्जत कौन लूट रहा है? मैं तो अपनी इज्जत बचा रहा हूँ। तो अभ्रम बोला, क्या तुम्हारे पीछे कोई लड़की पड़ी है? तो आदित्य बोला, लड़की नहीं, बिजनेसमैन पड़ा है। ये सुनकर सब उसे देखने लगे। वो सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। आदित्य उन्हें एक्सप्लेन करते हुए बोला, उधर देखो मिस्टर कल्याण, और इशारा किया। तो सबने उस तरफ देखा। तभी ओजस बोला, वो तो 2 दिन पहले हमसे बिजनेस डील करने के लिए आए थे, और तुमने की भी थी। फिर तुम उनसे इतना डर रहे हो? वो तो बहुत जेंटलमैन इंसान है, और वो तो यंग भी नहीं है। वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेंगे? तो आदित्य बोला, इन्हें हमारी और पेंटिंग्स बनाई थी, याद है? तब तो सबने हाँ में सिर हिलाया। तो आदित्य बोला, उन सारी पेंटिंग्स को हमने फ्रेम करवा लिया था और अपने अपने पास रख लिया था। मैंने अपना सबसे क्यूट वाला पेंटिंग अपने ऑफिस के कैबिन में दीवार में टांग रखा है, पता है? मिस्टर कल्याण जब आए थे और जब जा रहे थे, उनकी नजर पेंटिंग पर पड़ी और वो पूछने लगे कि किसने बनाया है। उन्हें भी अपनी रेस्ट इन पीस वाइफ की पेंटिंग बनवानी है। उन्होंने बहुत तारीफ भी की, इतनी कि मैं तो पक गया। मैं सोच रहा था कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। वो तो मेरी पेंटिंग खरीदने की सोच रहे थे। वो बोल रहे थे कि कितना भी बोलूं उससे 2 गुना ज्यादा देंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी क्यूट फेस वाली पेंटिंग को बचाया है। मैं उन्हें नाम नहीं बता रहा था कि किसने बनाया है, तो वो मेरी पेंटिंग ले जाने के लिए रेडी थे। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं हर रोज इतना क्यूट नहीं दिखता हूँ। अब भाभी रोज रोज तो मेरी इतनी क्यूट पेंटिंग नहीं बनाएंगी ना। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं अपने भाई से बात करके बताऊंगा कि कब वो उस आर्टिस्ट से मिल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पेंटिंग बनाने वाला बहुत टैलेंटेड है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे टैलेंटेड इंसानों को फेम दिलाने में हेल्प करते हैं। वो ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाने में हेल्प करते हैं। उनका यही बिजनेस है। ये सुनने के बाद अश्वथ कुछ सोचने लगा। वो मन में बोला, छोटी गिलहरी भी तो अपनी माँ की तरह बनना चाहती है।